So hello, namaste and happy learning all of you. Myself Viren Wadhwa from स्वस्तिक एजुकेशन. स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल स्वस्तिक एजुकेशन में एंड अपनी प्यारी सी सीरीज जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जहाँ पे हम हर चैप्टर की टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं, राइट? तो आज अपना जो टॉपिक है दैट इज टॉपिक 2 ऑफ चैप्टर 3, दैट इज ओम्स लॉ एंड करंट डेंसिटी. यू ऑल नो द ड्रिल. हम टॉपिक से ऐसे 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं जिसको अगर आप सॉल्व कर लें तो आपका ओवरऑल टॉपिक का जो रिवीजन है वो हो जाता है. इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है कि आप, मैं, हम सब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो इफेक्टिवली और एक्यूरेटली सॉल्व कर पाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. फटाफट से वीडियो को पॉज कर लें. ये पांचों क्वेश्चंस जो आपको सामने दिख रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लें. पहले वो सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें, राइट? देन उसके बाद डाउट्स के लिए और अपने आंसर चेक करने के लिए मेरे साथ वीडियो को फॉलो अलोंग कर सकते हैं. सो आई गेस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर ही दिया होगा. तो अब मैं भी स्टार्ट कर देता हूं. आपका जब हो जाए उसके बाद मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम. तो पहले लिख लेता हूं यार, जो इन्फॉर्मेशन दिया है भूल ना जाऊं. रेडियस आपको 0.1 मिलीमीटर का दिया है. मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ होता है. तो बेसिकली आपको रेडियस 10⁻⁴ मीटर्स का गिवन है. साथ ही साथ आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम का. तो कैपिटल आर लिख लेता हूं. 1000 ओम है तो 10⁻³ लिख देता हूं, ठीक है? पावर सप्लाई आपको 20 वोल्ट का गिवन है तो पावर सप्लाई आपकी 20 वोल्ट हो जाती है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड वायर एट वन एंड. देखो आपके पास वोल्टेज है, आपके पास रेजिस्टेंस है, तो आप करंट फाइंड कर सकते हो. ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, राइट? सो V इज इक्वल टू आई आर से आप I निकाल सकते हो, दैट इज V बाई आर. V आपको 20 गिवन है, R आपका 1000 है. तो आपको I देखने को मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर्स, ठीक है? करंट अपने को मिल गया बच्चा लोग, बराबर बात है. करंट की एक और इक्वेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी टॉपिक 1 में, वो ये थी कि I इज इक्वल टू एनी बाई टी या I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है. अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं हमें वो देखना है. तो टाइम की जगह पे आप 1 लिख देंगे, बराबर बात है. सो टाइम की जगह पे देखिए आप अगर 1 लिख लेते हैं और करंट आपको 2 इंटू 10⁻² गिवन है, टाइम की जगह 1, तो E की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻². N की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻² अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19. 0.45 जा 0.44 जा और 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻17. तो 5/4 इंटू 10⁻17 आ रहा है. 5 का आधा 2.5, 2.5 का आधा 1.25. तो n की वैल्यू आएगी 1.25 इंटू 10⁻17. इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में हमारी वायर में से पास कर रहे हैं, ठीक है? बेसिक सा सवाल था. हम लोग ने पहले ओम्स लॉ लगा के करंट फाइंड किया एंड देन हम लोगों ने करंट के लिए NE/T लिख दिया, ठीक है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वाज ओके. राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर. अब देखो करंट डेंसिटी क्या होता है. करंट डेंसिटी को हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? करंट डेंसिटी को अपने क्या करते हैं, J से रिप्रेजेंट करते हैं. और आपका J जो होता है वो I/A होता है, बराबर बात है. करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया को हम लोग J बोलते हैं. अब हम लोग को J कैलकुलेट करके बताना है. इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है? सो J इज योर करंट डेंसिटी. आपको करंट तो पता है, देखो 2 इंटू 10⁻² होता है. और कोई भी एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं अपने. क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल. वायर है, वायर को आप ऐसे साइड से देखोगे तो सर्कल दिखेगा, दैट्स योर क्रॉस सेक्शनल एरिया. वो अपने πr² लिख लेते हैं, ठीक है? सो 2 इंटू 10⁻² पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह 10⁻⁻4 दो बार आएगा तो 10⁻⁸. 2 के टेबल में 11 जा तो 7/11 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर्स
ये करंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप 0.6 11 6 66 होता है, फिर 4 बचेगा मतलब 3 जा, फिर 7 बचेगा मतलब 6 जा, इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको रेडियस गिवन था, हम लोग ने रेडियस लिख दिया, रेजिस्टेंस से हम लोग ने करंट निकाला, वोल्टेज क्योंकि गिवन था, एंड करंट डेंसिटी हमें निकालनी थी, तो करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया होता है, राइट। एंड करंट की जगह पे जो करंट का वैल्यू है वो एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर। आई गेस मैंने कोई भी तरीके से कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी, कर दिए तो माफ करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब वायर देखो पतली हो रही है ना, पहले वायर इज अ थिक वायर देन इट इज गेटिंग थिनर। तो जब अपने इधर से इधर जाते हैं तो देखो हमें दिख तो रहा है कि एरिया तो कम हो रही है। अब करंट डेंसिटी कांस्टेंट रहता है कि करंट कांस्टेंट रहता है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों में कि सर क्या कांस्टेंट रहता है, यहाँ से यहाँ जाने में क्या डेंसिटी सेम रहती है कि करंट सेम रहता है। सो योर आंसर इज, कभी भी स्टेडी फ्लो के क्वेश्चंस आए, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस में स्टेडी फ्लो के क्वेश्चंस ही आते हैं, तो आपको हमेशा ये अज्यूम करना है कि अगर मैं थिक वायर में से थिन वायर जा रहा हूं तो यहाँ पे अगर करंट 2 एम्पियर है तो यहाँ पे भी करंट 2 एम्पियर ही रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा। तो ये डायग्राम में आपको गुमराह करने के लिए हमने I1 और I2 ऐसे दो करंट बना के दिए हैं, जबकि दोनों करंट हमेशा सेम होंगे। तो ये लेक्चर में आई गेस आपने ये बात तो न्यू सीखी ही होगी कि कभी भी हम वायर के थिक एंड से थिन एंड पे जाते हैं करंट कांस्टेंट रहता है, गिवन दैट इट इज अ स्टेडी फ्लो, मतलब हमारे सिलेबस में स्टेडी फ्लो ही है। ठीक है, ओके। सो हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, देखो पहले वाले का डायमीटर दिया है 2 मिलीमीटर, ये डायमीटर है, हाँ। तो रेडियस आप निकाल सकते हो 1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, द करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन, लेफ्ट में जो करंट डेंसिटी है मतलब J1 वो आपकी है 1.27 इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट करंट फ्लोज इनटू द कॉन्स्ट्रिक्शन, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है हमें वो कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए हमें पता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है I अपॉन A, तो I हो जाएगा JA, सिंपल है। करंट निकालना है, करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। करंट डेंसिटी अपने पास क्वेश्चन में गिवन है 1.27 इंटू 10⁶, बराबर बात है। और एरिया का फॉर्मूला हम सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पे आप पाई की जगह पे 22/7 लिख लो और आर का स्क्वायर मतलब 10⁻³ का स्क्वायर, तो 10⁻⁶, तो ये और ये तो कट हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 127 अपॉन 100 इंटू 22/7, 2 की टेबल में 50 सा करें क्या, नहीं कर लेते हैं, मत करो ऐसा। 127 को पहले 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 127 को पहले 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 254, 2 7 ज़ा, हाँ बराबर है। फिर इधर आएगा 254, 4 9 7 2, 2794 आया। अब 2794 को आपको 7 से डिवाइड करना है, तो 69, 7 9 सा 63 होता है, और कितना बच जाएगा 64, 7 9 सा अगेन 63 होता है, कितना बच जाएगा 10, और पॉइंट लगा के आप 1 लिख दोगे और 4 लिख दोगे, तो 399.14 ऐसा आ रहा है, और डिवाइड बाय 100 भी करना है, तो 3.99 एम्पियर आपका जो करंट है वो आपको लेफ्ट कंस्ट्रिक्शन से पास होते हुए दिखेगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो देखो आपका आ गया 3.99 एम्पियर। इफ द करंट डेंसिटी इज डबल्ड, करंट डेंसिटी को डबल कर दिया है, मतलब अगर यहाँ पे J1 है और यहाँ पे J2 है, तो जो J2 है वो 2 टाइम्स J1 है, करंट डेंसिटी इज डबल्ड, इधर से इधर जाने में करंट डेंसिटी डबल हो गई है। तो करंट डेंसिटी डबल होने के लिए डायमीटर को क्या होना पड़ेगा वो कैलकुलेट करके बताना है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मैंने आपको एक चीज बताई, करंट रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए करंट 1 जो है वो करंट 2 के बराबर होगा, ये हमें पता है, और करंट का फॉर्मूला बच्चा लोग क्या होता है, J इंटू ए होता है। सो करंट 1 की जगह पे आप J1 A1 लिख दो, करंट 2 की जगह पे आप J2 A2 लिख दो। अब आपको देखो बोला गया है कि जो बाद में करंट डेंसिटी है वो पहले वाले की डबल है। सो बाद में जो ये करंट डेंसिटी है ना
वो पहले वाले की डबल है। ठीक है, J1 और J1 कट जाएगा, A1 जो है वो A2 के बराबर 2A2 के बराबर आ जाएगा। एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई R2 स्क्वायर, पाई और पाई भी कट जाएगा। R1 इज इक्वल टू √2 R2, R2 इज इक्वल टू R1 बाई √2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो R2 इज इक्वल टू R1 बाई 2 √2। ठीक है, आई गेस आपको R1 R2 के बीच का रिलेशन समझ आ रहा है। अब हमें डायमीटर D2 निकालना है। डायमीटर डबल होता है रेडियस का, तो डायमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स जो हम लोग ने रेडियस फाइंड किया उसका डबल, तो R1 √2 आ जाएगा, बराबर है। अब आपको क्वेश्चन में तो R1 दिया है 1 इंटू 10⁻³ तो दिस वुड बी 1 इंटू 10⁻³ इंटू √2, तो जो आपका नया डायमीटर हो जाएगा 1.41 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो जो बाद में वाला डायमीटर है वो 1.41 इंटू 10⁻³ मीटर है, जो हमें सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया था। बेसिक कंसेप्ट यूटिलाइज किया है कि वायर, जब भी वायर में करंट फ्लो करेगा तो करंट हमेशा सेम रहेगा, करंट डेंसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो एक और चीज बोलूं क्या, जो करंट डेंसिटी होती है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होती है, ये चीज याद रखो। ठीक है, या आप ऐसा भी याद रख सकते हो, रेडियस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√j होता है, गिवन दैट करंट कांस्टेंट है, बराबर। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप फॉर फ्यूचर पर्पस याद भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है एक तरीके से। हमें बोला गया है एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग हॉलो ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर। तो एक हॉलो ट्यूब है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ आपको गिवन है वो 5 मीटर लेंथ गिवन है, और जो एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर मतलब दिस इज 10 सेंटीमीटर, ऐसा दिया है। द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 5 मिलीमीटर्स। मतलब यार देखो इधर है ना थोड़ा थिक वॉल है, मतलब यहां पे एक अलग से और होल होगा। ठीक है, तो आपको यहां से यहां तक का जो थिकनेस दिया है ये 5 मिलीमीटर दिया है। ठीक है, 5 मिलीमीटर का आपका थिकनेस है, ऊपर से नीचे से दोनों साइड से। और आपको बोला गया इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर बी 1.7 इंटू 10⁻⁵। अब देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रो। तो एक न्यू फॉर्मूला हम देख रहे हैं, R इज इक्वल टू ρl/a, जो आप लोग ने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में भी देखी होगी, जहां पे रो इज व्हाट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो जो है आपका वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, अब आपको बोला गया डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो हॉलो सिलेंडर है उसको अगर आप, ये हॉलो सिलेंडर है, उसको अगर आप ऐसे साइड से देखोगे तो आपको दो सर्कल दिखेंगे रिंग टाइप का, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा। ये एक सर्कल होगा, सब फील कर पा रहे हो ना भाई, बोलो, बोल रहे हो ना, हाँ सर। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा सर्कल नहीं बना, बराबर है, थोड़ा बीच में नहीं बना अब ये, परफेक्ट। तो ऐसा कुछ दिखेगा साइड में से अगर आप देखोगे तो। अब आपको देखो बोला गया है कि जो बाहर वाले का रेडियस है, बाहर वाले का एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर का है, मतलब 5 सेंटीमीटर हुआ ना एक तरीके से, तो जो रेडियस हुआ वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर का है। ठीक है, ये रेडियस 1 मान रहा हूं, बड़ा वाला रेडियस। अब हमें ना क्या करना है, यहां से यहां तक का रेडियस निकालना है। अच्छा देखो, आप फील कर पा रहे हो क्या, ये अगर रेडियस R2 है और यहां से यहां तक पूरा रेडियस R1 है ना, और इधर से इधर तक का 5 मिलीमीटर है। अच्छा 5 मिलीमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 0.005 मीटर ऐसा होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि R1 जो था उसमें से अगर ये माइनस कर दूं तो R2 मिल जाएगा,
फील हो गया होगा, एकदम बढ़िया से बताया है। तो जो R2 है हमारा, वो R1 में से 0.005 माइनस करके मिलेगा। तो जो R2 है हमारा वो 0.05 माइनस 0.005 करके मिलेगा। तो जो आपका R2 हो जाएगा वो 0.0545 होना, नहीं नहीं नहीं, 500 है ना, तो 500 में से 5 निकालना है, तो 495 हो जाएगा। 005 005 45 45, ठीक है। मतलब देखो ना, ये ऐसा है, 5 में से आधा माइनस किया 4.5, हाँ 0.045, ये आपका रेडियस हो गया मीटर में। अब आपको देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखनी होती है, मतलब ये वाली एरिया लिखनी है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला हम सबको पता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इतने से पार्ट का डिस्क जैसा बन रहा है ना, तो बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले के एरिया को माइनस कर दोगे, तो आप लिखोगे πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा पाई बाहर, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब कौन 0.05 का और 0.045 का स्क्वायर करेगा, बेटर है एक तरीका बताता हूँ, देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा जो 0.005 आना है, फिर दोनों का एडिशन होगा वो जो 0.095 आएगा, तो ये आपको एरिया मिल जाएगी। एरिया अपने पास है। अब अपने को पूछा गया है भाई, पूछता है रेजिस्टेंस बताओ, थोड़ी जगह और लगेगी हमें, ठीक है। पूछता है हमें रेजिस्टेंस बताओ, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम सबको पता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। रो की जगह पे आप देखो क्या लिखोगे, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁵। एल की जगह पे आप क्या लिखोगे, लेंथ, दैट इज 5 अपॉन एरिया आपने निकाला अभी, पाई/1000 95/1000, ठीक है। देखो ये 5 कट, ये 1000 10⁶ ऊपर चले जाएंगे तो 10⁻1 बचेगा, और इधर बच रहा है पाई और 95, ठीक है। तो इसको 17 लिख देता हूँ, पाई को 314/100 लिख देता हूँ, इधर 95 लिख देता हूँ, ये 100 को भी ऊपर लेके जाता हूँ, तो 17 इंटू 100 अपॉन 314 इंटू 95, ठीक है। अब रेजिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना रहेगा, अराउंड अराउंड हाफ से कम आना चाहिए, 0.4 जितना आना चाहिए। तो दिस कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अब इतना टाइम लगा लेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। चलो मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, तो एक बार मैं कैलकुलेटर में देख लेता हूँ कितना आ जाता है। 17 लिखना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 3.14 करना है, और डिवाइड बाय 95 करना है। हाँ, तो ये हो रहा है, कैसे किया वापस देखो, मेरा 1700 है ना, 1700 डिवाइड बाय 314 और डिवाइड बाय 95, हाँ अब सही हुआ। तो रेजिस्टेंस जो है आपका वो 0.0569 आ रहा है, ठीक है। 5 के आसपास रेजिस्टेंस आना चाहिए, तो 0.0569 ओम्स आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। यही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। आई गेस आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर है। देखो प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, हमें सिर्फ एरिया कैलकुलेट करनी है और रो L बाय A का फॉर्मूला लगाना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते चलिए। कोई ज़्यादा हम लोगों ने इतना कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूर करेंगे। अगले दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोला जाता है कि रेजिस्टेंस है हमारे पास कुछ, उसको स्ट्रेच कर लिया, उसको कंप्रेस कर लिया वायर को, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा वो हमें कैलकुलेट करके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बताना होता है। चलो बताते हैं। देखो हमारे पास है ना इनिशियल वायर है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए अपने मन में एक चीज को रट लो, वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या बोलना है, वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट्स इट। इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम हमेशा बराबर होंगे। आप वायर को स्ट्रेच करो, वायर को कंप्रेस करो, कुछ भी करो, वायर का वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आता है ना, कि अगर मान लो कोई चीज है मेरे पास, मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूं, तो स्ट्रेच करने से क्या होता है, उसका लेंथ बढ़ता है, उसका जो एरिया है वो कम हो जाता है, बराबर। लेंथ बढ़ता है, एरिया कम हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम उतना ही रहता है। अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो लेंथ कम हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, ठीक।
तो कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए अपने मन में एक ही चीज ध्यान देनी है, क्या है वो, वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। और कोई कोई लोगों को यार वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता होता ये वाला। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ सिमेट्रिकल फिगर्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसे प्रूव कराऊं क्या, सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसकी देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो एच से, तो पाई आर स्क्वायर एच। कोन में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि कोन धीरे धीरे ऐसे होता जाता है, तो उसके इसमें केस में जो एप्लीकेबिलिटी है इस क्वेश्चन की वो नहीं होती है। बट इवन फिगर्स, सिमेट्रिकल फिगर नीचे से ऊपर अगर सेम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ करके भी आपको वॉल्यूम मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास इनिशियल एक रेजिस्टेंस है, वी हैव अ रेजिस्टेंस, ऐसा अज्यूम कर लो ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो ए है, लेंथ जो है वो एल है, इनिशियल, ठीक है। या A1 A2 के हिसाब से कर लो, चलो A1 है और L1 है। अब जो फाइनल, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। उसकी ओरिजिनल लेंथ का n गुना कर दिया लेंथ को। तो ऐसा अज्यूम करो कि ये बाद में वाला रेजिस्टेंस है, इसकी एरिया है A2, इसकी लेंथ है L2, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R1 जो R है, क्वेश्चन में दिया है R तो R ही लो, R1 मत लो, या R1 ले लेते हैं, बाद में लिख देंगे रो L1 बाई A1 और R2 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2। हमें बोला गया है कि जो न्यू लेंथ है वो पुरानी लेंथ की n टाइम्स है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि जो L2 होगा वो n टाइम्स L1 होगा। ये एक चीज हमें पता है। मैंने आपको बोला कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए वॉल्यूम कंजर्व कराइए। वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, एरिया 1 L1, एरिया 2 L2। समझ आता है ना, फील आ रहा ना। एरिया 1 को एरिया 1 रहने दो, L1 को L1 रहने दो, एरिया 2 को एरिया 2 रहने दो, L2 को लिखो NL1। तो L1 और L1 कट जाएगा, तो यहां से देखो एरिया 2 मिल जाएगा एरिया 1 बाई n, बराबर बात है। कितने टाइम्स हो गई, एरिया 1 बाई n टाइम्स हो गई एरिया 2। अब देखो हमें क्या चाहिए, R2, रो L2 बाई A2, ठीक है। L2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बच्चा लोग बोलो, L2 की जगह पे ये लिख सकते हो ना NL1, एरिया 2 की जगह पे ये लिख सकते हो A1 बाई n। ये n को ऊपर भेज दो, n के साथ मिलके क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा, रो L1 बाई A1, ठीक है। अब देखो रो L1 बाई A1 क्या है, R1 है, तो R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। R1 की जगह पे क्वेश्चन में R दिया है, तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर R है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को अगर याद रखना चाहते हो तो MCQ के लिए याद भी रख सकते हो कि अगर मैं वायर की लेंथ को डबल करूंगा, वायर की लेंथ को डबल करूंगा मतलब अगर L2 2 टाइम्स L1 है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा स्क्वायर। अगर वायर की लेंथ को ट्रिपल करूंगा तो 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो वायर डबल, रेजिस्टेंस 4 गुना, वायर का लेंथ ट्रिपल, रेजिस्टेंस 9 गुना, 4 गुना कर दिया लेंथ 16 गुना। तो जो भी लेंथ जितना टाइम्स हुआ ना उतने टाइम्स का स्क्वायर रेजिस्टेंस हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से आप ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। अब सिमिलर बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो आपको ये दोनों नहीं आए थे फोर्थ और फिफ्थ, तो अब अगला क्वेश्चन पॉज करके ट्राई करो, सेम है। पहले A1 L1 लिखना, फिर A2 L2 लिखना, फिर R1 लिखना, फिर R2 लिखना, फिर L2 की वैल्यू निकालना, कुछ दिया होगा, फिर वहां से वॉल्यूम को कंजर्व करवाना, फिर एरिया निकालना, और फिर R2 को फिर से निकालोगे तो सॉल्व हो जाएगा। देखो करते हैं। A cylindrical wire is stretched to increase its length by 10%। वायर की लेंथ इस बार 10% से बढ़ाई है, ठीक है। वायर की लेंथ पहले अगर L1 थी, A1 थी और R रेजिस्टेंस था, अब वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, एरिया 2 L2 और रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा, ठीक है। R1 जो होगा वो रो L1 बाई A1 होगा, R2 जो होगा वो रो L2 बाई A2 होगा। और हमें क्या बोला है, हमने हमारे सिलेंडर की वायर जो है उसको
10% से बढ़ाया है, 10% से इंक्रीज किया है। मतलब जो फाइनल लेंथ है वो इनिशियल लेंथ के 10% से ज़्यादा है। मतलब लेंथ का 10% प्लस लेंथ, इनिशियल लेंथ मतलब L है तो L2 जो होगा वो L1 में 10% ऑफ L1 को ऐड करने से मिलेगा। ये 0 और ये 0 कट जाएगा तो L2 वुड बी 1.1 L1, नया L2 मिल गया। ठीक है, अब देखो किसी को अगर तुक्काबाजी, मतलब अगर मान लो ये एमसीक्यू में आता तो क्या करते हैं, जो नया लेंथ है वो 1.1 टाइम्स हो गया ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1.1 के स्क्वायर टाइम्स, मतलब 1.21। यही आंसर आना चाहिए, देखना यही आएगा। चलिए, मैंने आपको बताया L2 निकालने के बाद वॉल्यूम को कंजर्व कराना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ऐसे नहीं कर सकते, तो वॉल्यूम को कंजर्व कराएंगे। ठीक है, तो एरिया 1 L1 इज इक्वल टू एरिया 2 L2। एरिया 1 L1 की जगह L1, एरिया 2 L2 की जगह पे 1.1 L1, L1 L1 कट जाएगा, एरिया 2 जो हो जाएगा वो एरिया 1 बाय 1.1। पूरा क्वेश्चन सेम है। आप फिर आपको R2 को फिर से लिखने का, रो L2 बाई A2। L2 की जगह पे आप लिखोगे 1.1 L1, है ना, और A2 की जगह पे आप लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, A1 बाय 1.1। ये 1.1 को ऊपर भेज दो, 1.1 का स्क्वायर रो L1 बाय A1, 1.1 का स्क्वायर रो L1 बाय A1। रो L1 बाय A1 क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस ही तो है वो, इनिशियल रेजिस्टेंस जो R1 है। देखो मैंने आपको बोला वही आना है। अगर लेंथ को n टाइम स्ट्रेच कर दिया तो रेजिस्टेंस उसके स्क्वायर टाइम से बढ़ जाता है। बराबर, तो नया रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने, बट क्वेश्चन में नया रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। कभी भी आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछा जाए, यू ऑल नो कि परसेंटेज इंक्रीज पूछा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100 कर दो। फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100। सो फाइनल रेजिस्टेंस आपका 1.21 R1 है, इनिशियल रेजिस्टेंस आपका R1 है, और अपॉन में आप क्या लिख लेंगे, R1 लिख लेंगे, इनटू में 100 लिख लेंगे। R1 जो है वो कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, देखो R1 कॉमन निकल जाएगा बाहर, इंटू 100, R और R कट जाएगा, 0.21 इंटू 100 बच रहा है। आपका आंसर 21% जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय 21%। आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। इस वीडियो में हमने आपसे ओम्स लॉ का क्वेश्चन करवाया, आपसे करंट डेंसिटी का मतलब समझाया, करंट डेंसिटी बदल सकती है, करंट नहीं बदल सकता, ये समझा। एंड साथ ही साथ अगर हम लोग कोई भी वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो उसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो भी हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किए। आई गेस आप लोग को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप चाहते होंगे कि हम ऐसी और टॉपिक वाइज वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। सो फॉर दैट सब्सक्राइब अवर चैनल, और आपको एक और काम करना है कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट दोस्त को आप ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी ऐसे और टॉपिक वाइज वीडियोस अपने लिए रिवाइज करके देख पाए। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।